अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा धमाका कर दिया और खासकर भारतीयों को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। हम ये भी कह सकते हैं अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका में भारतीयों की एंट्री बंद कर दी है। And so they'd be mugged going there, and assuming they escaped the mugging, they go to the restaurant and then they're held up. This is how bad it's been. Yeah. पूरी खबर में विस्तार से बातचीत करेंगे। आप अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपाल बात करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में जो H-1B वीज़ा मिलता है, यानी जो वर्क वीज़ा होता है, डायरेक्ट भी यहाँ से कंपनियाँ वर्क वीज़े पर लोगों को बुलाती हैं जो हमारे IT इंजीनियर्स हैं, मैथमेटिशियंस हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं और B.Tech M.Tech वाले बच्चे हैं, बैंकिंग वाले बच्चे हैं, उनको H-1B वीज़ा के थ्रू कंपनियाँ बुलाती हैं। साथ में हमारे इंडिया के जो बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं, पढ़ाई पूरी करने के बाद उनको किसी कंपनी में जॉब मिलती है तो वो भी H-1B वीज़ा के तहत उनको मिलती है। लेकिन अब ट्रंप ने क्या कर दिया है, H-1B वीज़ा की जो फीस है उसको बढ़ाकर $1,00,000 कर दिया है। अभी तक ये फीस थी सिर्फ $1,500 और 1500 से बढ़ाकर $1,00,000 कर दिया। कितने गुना बढ़ा दी। इसका एक ही टारगेट है कि इंडियंस की अमेरिका में एंट्री रोक दें। On the visa question, I think this may be the next thing that you're signing, but for the H-1B visa action that you're doing today, Next. We'll talk about that. you're very close to the technology Yeah. CEOs. Are they concerned about that? I think they're going to be very happy. Everyone's going to be happy. And we're going to be able to keep people in our country that are going to be very productive people. And in many cases, these companies are going to pay a lot of money for that. And they're very happy about it. Okay, we'll talk about that next, Sarah. Okay. My friend, why don't you keep that, okay? Thank you. Done such a good job. Okay. It's phase one. John, you happy? Pitch. Okay, let's go. Thank you, Mr. President. यानी देखो अब पूरी दुनिया ग्लोबल है। डायरेक्ट तो वो ये नहीं कह सकता कि मैं किसी इंडियन को वीज़ा नहीं दूंगा, तो उसने दूसरा तरीका निकाल दिया, आप फीस इतनी ज़्यादा कर दो ताकि इंडियंस वैसे ही ना आए अमेरिका में, उनकी एंट्री रुक जाए। अभी तक इंडियंस टारगेट पे क्यों हैं? 2024 में जो H-1B वीज़ा दिए थे अमेरिका ने, उसमें 71% अकेले इंडियन ने लिए थे और बाकी 29% में पूरी दुनिया के बच्चे थे। कनाडा वालों को 1% मिला था, फिलीपींस वालों को 1% मिला था और दूसरे कंट्रीज को 2% मिला था। चाइना को सिर्फ 11% मिला था और इंडियंस को 71% H-1B वीज़ा मिला था। यानी अब ट्रंप खार खाए हुए हैं और ट्रंप खार खाए हुए हैं अपने गुजराती भाई से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इतनी खार क्यों खाए हुए हैं? कौन सी बात उनको मोदी की पसंद नहीं आई जिसके चलते वो भारत पर लगातार हमले दर हमले कर रहे हैं, भारत को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। पहले 25% टैरिफ लगाया, फिर रूस से तेल खरीदने का बहाना बनाकर फिर 25% लगा दिया। अब ये H-1B वीज़ा भारतीय बंद कर दिए। स्टडी वीज़ा भारत के हैं वो बिल्कुल उसने बंद पहले ही कर रखे हैं, किसी बच्चे को उसने स्टडी वीज़ा इंटरव्यू की डेट नहीं दी। तो वो भी हम बात करेंगे कि किस बात पर अनबन हुई थी, किस बात को दिल पर ले बैठे डोनाल्ड ट्रंप और हमारे प्रधानमंत्री के वो कौन से फैसले रहे जिनसे ट्रंप अपनी बेइज्जती महसूस कर बैठे और भारत को सबक सिखाने पर तुल गए हैं। उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। और यहां H-1B वीज़ा की बात चल रही है तो आप कमेंट्स करके ये बताएं कि अमेरिका ने H-1B वीज़ा की शुरुआत कब की थी। ये क्विज है, इसका जवाब भी हम लास्ट में बताएंगे। दरअसल अमेरिका में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनमें ज़्यादातर जो इंजीनियर्स हैं, जो मैथमेटिशियन हैं या जो स्कॉलर्स हैं, वो सारे इंडियन हैं। जो रिसर्चर हैं मैक्सिमम इंडियन हैं, क्योंकि इंडिया की जो प्रतिभा है वो बिल्कुल अलग है। बेशक से हमारी क्वालिटी एजुकेशन बहुत डाउन है, लेकिन हमारे बच्चे फिर भी जो अमेरिकन हैं, लोकल वहाँ के हैं बच्चे, उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इसलिए वहाँ की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं उनमें हमारे बहुत ज़्यादा बच्चे काम करते हैं। 50 लाख इंडियन अभी अमेरिका में हैं और उनमें से ज़्यादातर लोग वो हैं जो H-1B वीज़ा पर गए थे, बाद में वो ग्रीन कार्ड होल्डर हो गए। और ग्रीन कार्ड पर भी ट्रंप ने बहुत बड़ा फैसला ले दिया है। उन्होंने ग्रीन
ग्रीन कार्ड की भी फीस एक रख दी है, फिक्स कर दी है। 9 करोड़ रुपए देकर आप अमेरिका का ग्रीन कार्ड ले सकते हैं, कोई भी इंडिविजुअल आदमी, और कोई कंपनी लेना चाहे तो वो 18 करोड़ रुपए देकर और अमेरिका का ग्रीन कार्ड ले सकती है। तो बात उसी पर आते हैं, H1B वीजा पर। तो $1 लाख फीस क्यों करी उसने? उसका कारण ये है कि चुनाव के दौरान ट्रंप ने ये कहा था कि मागा एक नारा दिया था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। वो ये कह रहा है कि जो हमारे अमेरिका के बच्चे हैं उनको सबसे पहले जॉब मिलनी चाहिए, और बाहर के बच्चे जॉब ले रहे हैं। दरअसल क्या है कि जैसे इंडिया से है ना $60,000 में भी जो बच्चे हैं वहां H1B वीजा पर कंपनियों में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अमेरिकन जो यूथ है वो किसी कंपनी में जॉब लेता है तो वहां उनकी औसत सैलरी $1 लाख से ऊपर रहती है। अब वहां की ये कंपनियां सोचती हैं, यार यहाँ के बंदे को हम $1 लाख $1.25 लाख देंगे, इससे अच्छा हम इंडिया से बुला लेते हैं, वो सिर्फ $60,000 में ही काम करने के लिए तैयार है, उसके $40,000 बच गए। और बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनमें हजारों कर्मचारी काम करते हैं, तो कंपनियां बहुत करोड़ों अरबों रुपए अपने बचाती थी। अब ट्रंप ने क्या कर दिया, वो कह रहा है कि मैं है ना जो बहुत हाई क्वालिफाइड लोग हैं भाई, जो किसी कंपनी के बड़े पद पर काम करेंगे और जिनके मुकाबले का अमेरिका में उनको आदमी नहीं मिल रहा, सिर्फ उनके लिए तो फिर कंपनी कितने करोड़ और वो देने के लिए तैयार है। तो वो कह रहा है कि मैं $1 लाख यानी मान के चले 90 लाख रुपए 1 साल की फीस रख दी है। H1B वीजा होता है, उसकी टर्म 3 साल की होती है। भाई आप 3 साल के 90 लाख रुपए कर देते ना तो भी कोई बात नहीं थी, लेकिन वो कह रहे हैं 1 साल की फीस रहेगी, अगले साल जब वो रिन्यू होगा फिर अगले साल फिर आपको $1 लाख देनी पड़ेगी, तीसरे साल फिर $1 लाख देनी पड़ेगी। अब कंपनियों की सामत आ गई। अब जो एम्प्लॉय यहां से इंडिया से अमेरिका जाते थे वो तो ये फीस नहीं देते थे $1,500, वहां जो कंपनियां H1B वीजा देती थी वो कंपनियां बच्चों के $1,500 फीस भर के उनका वीजा लगवाती थी। अब वो कंपनियां $1 लाख फीस भर के तो इंडिया से बच्चे नहीं बुलाएंगी, अब उनकी मजबूरी हो जाएगी, वो चाहेंगी कि जो लोकल यहां का बच्चा है उसी को हम थोड़ी सी ज्यादा तनख्वाह देंगे, उसी को ले ले, क्योंकि $1 लाख में तो वहां के लोकल को तो सैलरी देते ही हैं, थोड़ी सी इंक्रीज और हो जाएगी। तो कंपनियां अब वहां के लड़कों को नौकरी देने में वो मजबूर हो जाएंगी। One of the most abused visa systems in our current immigration system has been the H-1B non-immigrant visa program. This is supposed to allow highly skilled laborers who work in fields that Americans don't work in to come into the United States of America. What this proclamation will do is raise the fee that companies pay to sponsor H-1B applicants to $100,000. This will ensure that the people they're bringing in are actually very highly skilled and that they're not replaceable by American workers. So it'll protect American workers, but ensure that companies have a pathway to hire truly extraordinary people and bring them to the United States to work. We need workers. We need workers. We need great workers. And this pretty much ensures that that's what's going to happen. I think, Sean, do you agree with that? Well, they're $100,000 per year. So the whole idea is no more will these big tech companies or other big companies train foreign workers. They have to pay the government $100,000, then they have to pay the employee. So it's just not economic. If you're going to train somebody, you're going to train one of the recent graduates from one of the great universities across our land. Train Americans, stop bringing in people to take our jobs. That's the policy here. $100,000 a year for H-1B visas, and all of the big companies are on board. We've spoken to them about the gold card. They love us. They love us. अब वहां का जो कॉमर्स मिनिस्टर है, मतलब वो है हावर्ड लटनिक ने ये कहा है कि अभी तक क्या है, ट्रेनी जो बच्चे होते थे ना, कंपनियां उन ट्रेनी बच्चों को H-1B वीजा पर बुलाती थी। भाई आप ट्रेनी इंडिया से बुला रहे हो, ट्रेनी बुला रहे हो, यहाँ के ट्रेनिंग दे रहे हो, फिर उनको यहाँ जॉब दे रहे हो और वो ग्रीन कार्ड हो जाते हैं। तो ट्रेनिंग देनी है तो हमारे अमेरिका के जो बच्चे हैं उनको ट्रेंड करो ना, आप उनको ट्रेनिंग पे रखो। तो ये इतना बड़ा फैसला मतलब इन्होंने ले लिया है कि भारतीय जो हर साल हजारों की संख्या में जो इंडियंस बच्चे हमारे जो IIT से बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो जितने भी हैं, आपका वेल्लोर है, आपका बिट्स पिलानी है और दूसरे बड़े इंस्टीट्यूट हैं, इनसे जो बच्चे BTech MTech करके जाते थे वो मैक्सिमम बच्चे वहाँ की कंपनियों में, अमेजन में, गूगल में, एप्पल में और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनमें H-1B वीजा प्रोग्राम के तहत उनको वहाँ जॉब मिल जाती थी और कैंपस प्लेसमेंट होता था। अमेरिका से कंपनी
कंपनियां आती थी, कैंपस प्लेसमेंट करके ले जाती थी और सैलरी इनकी ठीक हो जाती थी, मतलब 60-70-80 हज़ार डॉलर सालाना पैकेज हो जाता था। जो बच्चा अमेरिका में पढ़ रहा है, हमारा पढ़ाई कर रहा है, अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा है, वो इंजीनियर है और स्टेम कोर्सेज में उसका एडमिशन हुआ है, उसको वहीं पर लाख सवा लाख डॉलर उसको तो मिल जाती थी। लेकिन यहाँ से बच्चे सस्ते में जाते थे। अब सामत आ गई, अब कंपनियां नहीं देंगी किसी भी सूरत में, 1 लाख डॉलर कंपनियां नहीं देंगी। तो क्या होगा? इंडिया का जो बच्चा है, हजारों जो बच्चे वो वहां जाते थे, अब वहां नहीं जा पाएंगे। इंडिया में नौकरियां हैं नहीं, यहां तो बेरोजगारी की दर इतनी ज्यादा है कि पिछली बार जो आईआईटी के बच्चे थे उनकी कैंपस प्लेसमेंट नहीं हो पाई थी। हमारे यहां पिछले 11 साल में जो बिजनेस है ठप, जीरो, बिजनेस जीरो हो गया है। कोई भी सरकार का सबसे पहला काम होता है रोजगार क्रिएट करना, बिजनेस क्रिएट करना, बिजनेस का माहौल बनाना। हमारे यहाँ बिजनेस का देश में माहौल ही नहीं है। जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अंबानी से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियां दूसरे देशों में इन्वेस्ट कर रही हैं, पैसा दूसरे देशों में लगा रही हैं। ईज ऑफ डूइंग जो बात होती है ना कि आप आसानी से यहाँ बिजनेस कर लें, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का रैंक बहुत नीचे है। मतलब आप लाल फीता शाही में जकड़े हुए हैं। आप कोई नई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो इतने ज़्यादा आपके कानूनी पछड़े हैं और इतनी रिश्वतें देकर आपको कोई फाइल पास करवानी पड़ती है, तब जाके आप यहाँ कोई फैक्ट्री काम चालू कर पाते हैं। तो उन्हीं पछड़ों से बचने के लिए अब जो लोग हैं वो अमेरिका और दूसरी जगह पर जाने के लिए मजबूर हो रहे थे, तो चले जाते थे। लेकिन अब यहाँ जो बच्चे होंगे सामत आ जाएगी। अब उनको या तो कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, जर्मनी का, दुबई का, सिंगापुर का, इन देशों का रुख करना पड़ेगा, और या फिर इंडिया में ही वो आईआईटी वाले बच्चों को कुछ हजार की पैकेज पर नौकरियां करने पर मजबूर होना पड़ेगा। They love it. They really love it. They need it. Go ahead, Sean. Mr. President, it seems like there's two categories of visa programs. The H-1B that a lot of people believe take American jobs, and then the gold card and programs like EB-5 that add value and jobs to America. Is that sort of how you look at the visa program? Well, ideally, look, if somebody's got the people, they're not going to want to spend $100,000 as an example in your second category. So it's not taking jobs. And we need certain jobs. We need certain skilled jobs that we don't have. But they won't be taking jobs because, you know, ideally the people aren't going to want to. They're not going to investing in America and creating jobs. Right. So that's why I'm asking. They're really investing. It seems like you have two categories. One, Secretary Lutnick's the gold card and EB-5 that create jobs, add investment, and then there's other ones that seem to take, you know, whether it's a J1 and O or an H-1B that take U.S. jobs. Yeah, it's pretty correct. I mean, I would say that's a correct assessment. But the main thing is we're going to have great people coming in, and they're going to be paying. I mean, it's wonderful to say, oh, gee, we took in 25 million people that, look, many criminals, jails were opened from Venezuela, from many other countries, and they were let out of jail and poured into our country, our poor country, how it suffered with this stupid president that we had and the stupid people that surrounded him right around this desk, these liberal, crazy people that have destroyed, they could have destroyed. If we didn't win this election, our country would have been dead. Our country was dead. Think of it, and I've said this, man. The king of Saudi Arabia said, your country was dead 1 year. They thought it was dead. This country couldn't have survived another year of those people running it. And now we have the hottest country anywhere in the world. Think of that. And this is going to help. And we're taking in hundreds of billions of dollars. This will be taken in, the gold card will be taken in hundreds of billions of dollars. And companies will be able to keep some people that they need. You know, they need people of expertise, great expertise. And I think it's going to be a fantastic thing. And we're going to take that money and we're going to reduce taxes. We're going to reduce debt. We have a very, very strong country. Assuming everything works out great with the lawsuit that we have a lawsuit that's inspired by foreign countries that ripped us off for 25 years. But assuming we win that, we hopefully win it in the Supreme Court of the United States. We have a country that no stopping us. We're rich, we'll be rich. We can take care of poor people. We can take care of our military. We can take care of everything. We can take care of beyond the country. We can help take care of the world. That we don't, it'll just be the same struggle that we've had for years where other countries charged us tariffs and they ripped us off. Our country has been ripped off more than any country in the history of the world. And now we are
we're doing what we have to do. We're taking in billions and billions of dollars at levels that nobody has ever seen, trillions of dollars. And we're using it to reduce debt. We're using it to reduce taxes. The great big beautiful bill is a big tax reduction. It's being paid for by the tariffs, and people are paying a lot less money in taxes. They're being, think of it, no tax on tips, no tax on Social Security, no tax on overtime. It's an unbelievable phenomenon. It really is. It's the golden age. We're making it the golden age. Without the tariffs, it would be impossible. And China, for years, charged us tariffs, and they continue to do it, and so do other countries. Most countries, they charge us. They were ripping. Look, the European Union, as you know, I get along very well with them, but they ripped us off so badly. Nobody's ever seen anything. Now, the European Union is paying us $950 billion, and they're paying us $750 billion to buy our energy, and they're okay with it. They signed the agreement. You know, it's not like anybody forced them to do it. They're okay with us. Tariffs are making our country very rich again, and we'll be able to take care of our debt. We'll be able to take care of our taxes, lower taxes. We'll be able to take care of Medicare, Medicaid, Social Security. We're going to be a rich country again. Without tariffs, we'd be in very big trouble. और डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि इससे जो अमेरिका की इकोनॉमी है उसमें बूस्ट आएगा, उसका रेवेन्यू बढ़ेगा, और उस रेवेन्यू बढ़ने से जो अमेरिका पर बहुत बड़ा कर्जा है वो कर्जा भी उतर जाएगा। और जो मैंने चुनाव में वादा किया था कि अमेरिकी बच्चों को नौकरियां मिलनी चाहिए, वो अमेरिकी बच्चों को नौकरियां मिलेंगी। और ये जो ट्रंप ने साइन किए हैं इस बिल पर, इस कानून पर, तो ये प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन इसको बोले, तो उन्होंने ये कहा है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटीज है और USCIS सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन का जो है डिपार्टमेंट है, वो इस पर इम्प्लीमेंट करेगा। यानी कोई भी H1B वीज़ा अब इश्यू होगा तो पहले 1 लाख अमेरिकन डॉलर की फीस पे करनी पड़ेगी, और इसका इम्प्लीमेंटेशन लागू हो जाएगा 21 सितंबर से, यानी कल से ही ये लागू हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मतलब इतना बड़ा बोझ पड़ गया है। 83% मतलब जो कॉस्ट है ना कंपनियों की वो बढ़ जाएगी इस फैसले से। कंपनियों की जो कॉस्ट है 83% बढ़ जाएगी। यदि कंपनियां 1 लाख डॉलर देकर भी यहां से बुलाएंगी तो 83% कोई कंपनी अपनी कॉस्ट नहीं बढ़ाएगी, और वो क्या होगा कि अब वो कंपनियां यहीं अमेरिका से ही, लोकल से ही अब बंदों को भर्तियां करेगी। यानी जी पहले जो आदमी उनको 60,000 रुपये पर घंटा उनको जो सैलरी देनी होती थी, अब वही सैलरी उनको 110 रुपये प्रति घंटा देनी पड़ेगी। तो इतना फर्क पड़ जाएगा। भारतीयों के लिए झटका इसीलिए है क्योंकि H1B वीजा पर भारतीयों का कब्जा होता था, 3 साल का होता था, न कि 1 साल का। हालांकि ट्रंप के इस फैसले की लीगलिटी पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या ट्रंप का यह फैसला वैध है? क्योंकि टैरिफ का जो फैसला ट्रंप ने सुना था वो भी वहां कोर्ट में जा चुका है और उस पर सुनवाई होनी है, कोर्ट उसको गलत ठहरा चुकी है। अब ये फैसला वहां की जो कांग्रेस है, यहाँ की वो संसद है, उसमें जा सकता है और संसद इस पर फैसला ले सकती है। क्या ट्रंप ने फैसला सही किया है, गलत किया है? कहीं ऐसा ना हो कि इससे अमेरिका की इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, क्योंकि जो टैलेंटेड पूल है, जो टैलेंटेड माइंड है, वो अमेरिका जाने से वंचित रह जाए इनोवेशन में। क्योंकि आज अमेरिका जो इतनी बड़ी सुपर पावर है ना, जो आर्थिक महाशक्ति है, वो सिर्फ टैलेंट की बदौलत है। उसने दुनिया भर का जो भी बच्चा टैलेंटेड था ना, अमेरिका ने उसको अपने वहां बुला लिया। तो 1990 में H1B वीजा की शुरुआत हुई थी और 1990 में H1B वीजा ये इसीलिए दिया गया था ताकि अमेरिका ग्रोथ करे। उस समय अमेरिका उभरती हुई अर्थव्यवस्था थी, भारत से उसमें बहुत आगे था, लेकिन तब अमेरिकन लोग बहुत मतलब तेज दिमाग वाले थे। उन्होंने ये सोचा कि दुनिया भर के जो सुपर माइंड लोग हैं उनको यहां बुलाए और टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, दूसरी चीजों में वो इनोवेशन करें, रिसर्च करें और देश आगे बढ़े। तो उसके चलते ये 1990 में इसकी वीजा की शुरुआत की थी और इसका फायदा शुरू से ही सबसे ज्यादा इंडियंस ने ही उठाया, धीरे 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 धीरे। और अब तो पिछले कुछ सालों से, 10-15 साल से, हमारे जो इंडिया के बच्चे थे, वो जितने भी IITian थे, जो बीटेक इंजीनियर बच्चे थे, वो सारे H1B वीजा के तहत अमेरिका में शिफ्ट हो रहे थे। इसी कारण अमेरिका में भारतीयों की बहुत बड़ी
बड़ी आबादी है। लेकिन अब ये जो ट्रंप ने फैसला लिया है, ट्रंप जो खार खाए हुए हैं इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी से, उसके चलते भारत के लेकर इस तरह के फैसले ले रहे हैं। अब बात हमने ये की थी कि हम वो बताएंगे कि ट्रंप मोदी से क्यों खार खाए हुए हैं। Do you still want Europe to pay 100% tariffs of China? Excuse me, H-1 visas are sometimes used by people already in the country legally on other visas or student visas. Does this apply to them or to renewals, or does it only apply to people applying for the first time from abroad? Renewals, first times, the company needs to decide, do they want, is that person valuable enough to have $100,000 a year payment to the government, or they should head home and they should go hire an American. The whole idea, it's annual, and it's for total, it can be a total of 6 years. So $100,000 a year, so either the person is very valuable to the company and America, or they're going to depart and the company's going to hire an American, and that's the point of immigration. Hire Americans and make sure the people coming in are the top people. Stop the nonsense of letting people just come into this country on these visas that were given away for free. President is crystal clear. Valuable people only for America. Stop the nonsense. And remember, the country, It's just a fee, right? yeah, Fee to America. the country would rather not have to pay $100,000, but and they'd rather, how do you do that? You hire Americans. So there's an incentive to hire American. But there may be instances where it's better off doing it through expertise or whatever it may be. But they're both unbelievable, whether it's a gold card or anything else that we talked about today. And that includes talking about freedom of speech, because our country has been decimated by bad people, very bad people that love crime. They love crime. Explain it to me. They don't want to have our military go in and save lives. But when you go and ask the people, do you mind having the National Guard come in if it meant safety? They look at the question like, what's wrong? What kind of a stupid question is that? Of course they do. We're going to have a safe country again. We're not going to have people shot, 11 people shot. Think of it. In Chicago, over a period of 6 or 7 weeks, 55 people were murdered. And then you have a governor saying how wonderful it is. It's not wonderful. It's very unsafe. There's not a place in the world. You go outside, you go to Afghanistan, you go to different places all over the world that you hear about. It's 20% of what's happening in places like Chicago. And you think of them as unsafe. Mexico City, it's a tough place, dangerous place. The crime rate is lower. Think of it. What's happening to our country? We're not going to let it happen. And I think I got elected largely for that reason. So we're going to have a safe country again. We're going to have a great country again. We're doing unbelievably. We have the highest stock market in history. We have the most investment we've ever had, ever, as a country coming in. And we're very simple. You know, they said, how'd you get elected? I got elected because I'm going to make America great again. That's what we're doing. We're making America great again. Thank you very much. अब बात हमने ये की थी कि हम वो बताएंगे कि ट्रंप मोदी से क्यों खार खाए हुए हैं। उसकी शुरुआत हुई थी लगभग मान के चलो 1 साल पहले, पिछले साल इसी सितंबर में, जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे जो बाइडेन, और वहां एक क्वाड सम्मेलन हुआ था। क्वाड सम्मेलन जो बाइडेन और संयुक्त राष्ट्र महासभा उनकी तरफ से हुआ था। तो उस समय प्रधानमंत्री वहां गए थे। उस समय वहां जो राष्ट्रपति चुनाव प्रचार चल रहा था, तो जो बाइडेन की डेमोक्रेट पार्टी से राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी थी कमला हैरिस, और रिपब्लिकन पार्टी से थे डोनाल्ड ट्रंप। तो जो भारतीय प्रतिनिधि मंडल था, यानी भारत के जो अधिकारी थे, अफसर थे, उन्होंने क्या किया कि मोदी की मुलाकात करवानी चाहिए कमला हैरिस से भी और डोनाल्ड ट्रंप से भी। तो पहले उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत कर ली। तो डोनाल्ड ट्रंप मोदी से मिलने को तैयार हो गए, बोले ठीक है अभी मीटिंग करवा दो, मैं रेडी हूं। और मिशिगन में एक रैली थी, उसकी मीटिंग थी डोनाल्ड ट्रंप की, और उसने उस मीटिंग में ओपनली भीड़ में कह दिया कि इंडिया जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी,
वो आए हुए हैं और उन्होंने मेरे से बात की है उनके अफसरों ने, और मैं उनसे मीटिंग करूंगा। तो वो भारतीय जो वोटर्स हैं उनको रिझाने के लिए थी। लेकिन जब इंडियन प्रतिनिधिमंडल ने कमला हैरिस से बातचीत की तो कमला हैरिस ने मोदी से बातचीत करने में कोई इच्छा जाहिर नहीं की और उन्होंने मना कर दिया कि वो नहीं मिलना चाहती। तो उसके चलते क्या किया कि फिर भारतीय अधिकारियों ने सोचा कि ट्रंप से मुलाकात हो जाए और कमला हैरिस से मुलाकात ना हो तो एक गलत मैसेज चला जाएगा। और क्योंकि अभी उनका कार्यकाल भी 3-4 महीने का बचा हुआ था, जो बाइडेन का, और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति थी, और कहीं ना कहीं आगे कमला हैरिस राष्ट्रपति बन गई तो फिर और ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि ट्रंप से भी मीटिंग नहीं करवाई और ना कमला हैरिस ने खुद मीटिंग करने में अरुचि दिखा दी थी। तो मोदी की किसी से मीटिंग हुई। इससे अपनी बेइज्जती मान बैठे डोनाल्ड ट्रंप की। पहले मेरे से पूछा, मैंने हाँ भरी, मैंने रैली में भी कह दिया और फिर मेरे से उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। तो ये पहला मामला था जब डोनाल्ड ट्रंप मोदी से खार खा बैठे थे। उसके बाद फिर अभी जो ऑपरेशन सिंदूर था, जब इंडिया पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था अभी, तो उस समय मोदी ने ट्रंप ने कहा कि मैंने युद्ध रुकवा दिया है दोनों देशों के बीच में। तो भारत ने कहा कि ट्रंप ने नहीं रुकवाया। उसके बाद जो नोबेल पुरस्कार के लिए अनुमोदन होना था, भारत ने उसका अनुमोदन नहीं किया। उसके चलते भी ट्रंप खार खा बैठा। अभी पीछे जून में जो कनाडा में G7 सम्मेलन हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री गए हुए थे। तो उस समय ट्रंप ने प्रधानमंत्री को अमेरिका व्हाइट हाउस में इनवाइट किया। वहां पर मोदी ने व्हाइट हाउस में जाने से मना कर दिया। और उसी दिन ट्रंप ने जो पाकिस्तान सेना के अध्यक्ष हैं आमिर मुनीर, उनको बुला रखा था। तो उसने मोदी ने वहां जाने से मना कर दिया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल को ये लगा होगा कहीं ऐसा ना हो कि मुनीर को और मोदी को आमने सामने बैठा दे ट्रंप, उसे भारत की पूरी जो सियासत है वो गड़बड़ा जाएगी। तो मोदी वहां नहीं गए। तो ये 3 फैसले ऐसे रहे जिससे कि ट्रंप खार खा बैठा और वो लगातार भारत ने 25% टैरिफ ठोका, फिर 25% दोबारा ठोका और अब अप्रत्यक्ष रूप से भारतीयों की अमेरिका में एंट्री बंद कर दी। तो ये बड़े कारण हैं। यानी अब ट्रंप के इरादे हैं बिल्कुल स्पष्ट हैं, किसी सूरत में वो इंडियंस को अब अमेरिका में नहीं घुसने देगा। अब देखते हैं कि आने वाला समय कैसा रहेगा। अभी जो इंडियंस अमेरिका में रहते हैं उनके लिए भी माहौल ठीक नहीं है, बहुत मुश्किल माहौल है। लगातार कंटिन्यू हफ्ते में 1 बार 2 बार जहाज भरकर जो बच्चे वहां कैंपों में थे उनको डिपोर्ट किया जा रहा है, चेकिंग की जा रही है। किसी बच्चे के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, तुरंत उसको पकड़ के बाहर फेंका जा रहा है। ग्रीन कार्ड वाले भी पकड़ गए, किसी न किसी बहाने से वहां से डिपोर्ट किए जा रहे हैं। ये हाल है। तो अमेरिका में रहना बड़ा मुश्किल है, हालात मुश्किल हैं। जो बच्चे अभी अमेरिका में रह रहे हैं बहुत संभल कर रहे हैं और कोई किसी भी तरह का ट्रैफिक रूल या कोई लड़ाई झगड़ा, छोटी मोटी चोरी, किसी चीज में ना फंसे, बड़ी शांति से काम करें। और तभी आप, ये एक मुश्किल दौर आता है, कठिन समय आता है, इस दौर से निकल जाएंगे। अभी ट्रंप का जो जनवरी में पद संभाला था, 9 महीने हो गए हैं और दिन जाते देर नहीं लगती। क्या पता देर सवेर उनको बुद्धि आ जाए, उनका दिमाग भारतीयों को लेकर थोड़ा ठीक भी हो जाए, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी को बढ़ाने में भारतीय टैलेंट का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो देखते हैं आगे माहौल कब तक ठीक रहेगा, ठीक होता है, कब तक इसी तरह माहौल तनावपूर्ण रहेगा। आप अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।